Most of the food awards were paid in one form or the other. मैंने बताया कि क्या बकवास चिकन है वो और क्या भीड़ लगी हुई है. और अगर he called me to threaten me, I know you want to go make this video go viral and controversial. वो नहीं होने वाला. One table, too much chatter and zero rules. This is Table for Two with Vikrant Batra, where the food's hot, the guests are hotter, and the vibes always well done. हेलो वेलकम टू टेबल फॉर टू विद विक्रांत बत्रा. आज मैं होस्ट हूँ और पूछने की बारी मेरी है. नॉर्मली लोग मेरे से पूछते हैं फूड के बारे में, कैफे के बारे में, मेरी पर्सनल जर्नी के बारे में, बट नाउ द टेबल हैज टर्न्ड. अब मैं पूछूंगा. और व्हाट अ स्पेशल मोमेंट. कैफे डेली हाइट्स हैज कंप्लीटेड 14 years. कैन यू बिलीव इट? 14 years ऑफ फ्लेवरफुल फूड जर्नी, fun and crazy stories. I can't believe it. It seems like it was just yesterday. और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे बहुत ही खास गेस्ट, जिन्होंने फूड ब्लॉगिंग तब शुरू की थी जब इंस्टाग्राम लोगों को मालूम भी नहीं था और नया नया आया था. और ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले कैफे डेली हाइट्स के बारे में लिखा था और कैफे डेली हाइट्स को सपोर्ट भी किया था. ये हैं गुड़गांव फूड फ्रीक, इंडियन फूड फ्रीक और बिग एफ अवार्ड्स के ओनर. और इनके अवार्ड्स में असली फूडीज़ होते हैं और फूडीज़ की और रेस्टोरेंट ओनर्स की इज्जत की जाती है और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं और बहुत ही ऑनेस्ट अवार्ड्स हैं. यहाँ पैसे लेके अवार्ड नहीं दिए जाते. प्लीज़ वेलकम दी ओजी फूड क्रिटिक पवन सोनी. Thank you so much. Such a warm welcome. प्लीज़ अ स्मॉल जेस्चर. अरे lovely. Thank you. तो पवन, और क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ इज गुड. खूब खाना पीना और साथ में घूमना. वंडरफुल वंडरफुल. तो एज फार एज आई रिमेंबर कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, तो ये फूड वर्ल्ड में कैसे आ गए आप? कभी जब हम वाइल वी वर ग्रोइंग अप, किसी ने सोचा तो नहीं था कि फूड विल बिकम सच अ बिग सेक्टर या अपने आप में एक इंडस्ट्री बन जाएगी जहां आप जा सकते हो, अनलेस यू आर अ रेस्टोरेंटियर और अ होटेलियर. तो खाने पीने का शौक था, नई नई चीज़ें जानने का शौक था, ट्रैवल करता था, हर जगह नई चीज़ें ट्राई करता था. तो साथ में ये लगा कि यार खाते पीते अगर लोगों को अपनी स्टोरीज बता सकते हैं तो बताते हैं. एंड देन आई वाज स्टिल वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एट अ सीनियर लेवल. वहाँ से अपनी स्टोरीज शेयर करनी शुरू की, एक मैगजीन में लिखना शुरू किया एज अ टाइम पास. और स्ट्रेस बस्टर होता था ये मेरे लिए, और आज भी वो स्ट्रेस बस्टर ही है. तो मतलब एक्सीडेंटल था या आपके दिमाग में कुछ प्लान या विजन था कि फूड ब्लॉगिंग करूंगा, या किसी से इंस्पायर हुए कि ब्लॉग्स पढ़ते थे, या एक्सीडेंटल था कि आपको लगा मैं कुछ लिखता हूँ? उस टाइम पे ब्लॉग्स होते ही नहीं थे. कोई इन्फ्लुएंसर टर्म था ही नहीं. सुनी भी नहीं थी. ये तो सिर्फ एक पैशन था, शौक था, और बिल्कुल एक्सीडेंटल है. सोचा ही नहीं था कि ये होने वाला है. आपका पैशन नज़र भी आता है, जैसे आप लिखते हैं, जैसे आप बताते हैं. थैंक यू. अभी भी आपको नया रेस्टोरेंट ट्राई करने में उतनी ही एक्साइटमेंट होती है या थोड़ा बर्नआउट हो गया लगता है आपको? बहुत रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट अभी भी वही बनी हुई है नए रेस्टोरेंट से जब आपको इनवाइट आता है? देखिए, कुजीन्स इतनी हैं और खाना इतना है कि यू कैन नेवर नो इनफ. तो हर बार जब मैं बाहर जाता हूँ ना, तो मेरे को ये होता है कि मैं यहाँ से कुछ नया क्या सीख कर आने वाला हूँ. मेरे को याद है जब कैफे डेली हाइट्स में मैं फर्स्ट टाइम आया था और मैंने कहा था यार ये जूसी लूसी बर्गर आपका कमाल है, इस पे आप काम करो. हाँ जी, याद है मुझे. तो तब आपको शायद समझ में भी नहीं आया था ये जूसी लूसी में ऐसा क्या खास है जो मैं आपको बोल रहा हूँ. लेकिन उस वक्त एक बर्गर का एक बहुत बड़ा मार्केट था, जो कि हम आर्चीज कॉमिक में वो पढ़ते थे या बाकी उसमें पढ़ते थे कि इतने बड़े बर्गर्स होते हैं, मंगल बर्गर होते हैं, दे आर सो टेस्टी. लेकिन यहाँ पे बर्गर के नाम पे वो एक छोटी सी पैटी, आलू पैटी या चिकन पैटी डाल के आपको दे दिया जाता था. एंड देयर वाज नथिंग न्यू. व्हेन यू केम विद दैट कॉन्सेप्ट, तो लोगों को एकदम से वो बहुत अपील किया. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस. जब आप किसी कस्टमर को अपील कर पाएंगे किसी चीज़ के लिए, एक न्यूनेस दे पाएंगे, एक नई चीज़ दे पाएंगे, तभी वो आपके पास ना दोबारा और कई बार आएगा. फॉर यू फूड ब्लॉगिंग हॉबी था या एक मिशन बन गया टाइम के साथ? मेरे लिए अभी भी हॉबी है. सी, जिस चीज़ से आप पैसा नहीं कमाते वो एक हॉबी है. Absolutely. मैं आज भी फूड ब्लॉगिंग में किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं फूड ब्लॉगिंग के लिए पैसा लूँगा तो मेरे जो ओपिनियन है
वो कहीं ना कहीं ऑनेस्ट नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और वो ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। जब आप इन्फ्लुएंसर से बात करते हैं बाकी किसी, तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आपको अगर ऑनेस्ट ओपिनियन देना है तो यू हैव टू कीप इट लाइक अ हॉबी, एंड आई स्टिल कीप इट लाइक अ हॉबी। वेल सेड, वेल सेड। पवन, उस वक्त के ब्लॉगर्स और आज के इन्फ्लुएंसर्स में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? उस वक्त इन्फ्लुएंसर्स बहुत सीरियस थे। वो मैक्सिमम लोग जाके अपना काम कर रहे थे, एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे थे। आज की डेट में लिखना तो कुछ है नहीं, आपको हर चीज़ 30 सेकंड्स टू 1 मिनट के अंदर आपको एक वीडियो फॉर्म में दे देनी है। उस पर किसी भी चीज़ में डिटेल में जाना पॉसिबल ही नहीं होता। मैं भी अब वीडियोस बनाता हूँ तो मैक्सिमम वीडियोस कोशिश यही होती है कि जो अच्छी चीज़ है वो बता दो लोगों को, वो पता चल जाए, बट डिटेलिंग में जाना पॉसिबल है ही नहीं। क्या लोग भी छोटे फॉर्मेट चाहते हैं? क्या लोग को भी, जो जेन ज़ी है उनमें पेशेंस खत्म हो गई, वो सिर्फ 30 सेकंड में खुश होने लग गए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। खाना एक लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है। जैसे अगर आप कार का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो शायद आप 30 सेकंड टू 1 मिनट में नहीं देखना चाहेंगे, उसके लिए आप पढ़ना चाहेंगे, उसके लिए लॉन्ग वीडियोस है। खाने में उनको लगता है अनलेस इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मील जहाँ पे उनको लग रहा है 20-50 हज़ार रुपये जाके खर्चा होगा, तब तक वो कहते हैं यार छोटे फॉर्मेट में हमें सिर्फ आप ये दिखा दो कि क्या वहाँ पे अच्छा है, ऑम्बियंस कैसा है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, दैट्स इट। तो फूड ब्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रहे हैं लोग? मतलब अगर आपके आंसर को सुनूं तो ये मान लूँ इस बात को कि फूड ब्लॉगिंग में अब लोगों ने लिखना और समझाना बंद कर दिया, सिर्फ दिखाना शुरू कर दिया। बिल्कुल यही हो रहा है, यही हो रहा है। मेरा ब्लॉग अभी तक जिंदा है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरे को लगता है कि उसमें उसकी रीच कम होती जा रही है। एंड सेम इज हैपनिंग विद द न्यूज़पेपर्स। आज की डेट में कौन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है? हम हर चीज़ जाके सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया देख लेंगे। उसके लिए न्यूज़ भी, क्योंकि एक तो बहुत रिपीटेटिव कर दिया है उन्होंने हर चीज़ को, उसको इतना लंबा स्ट्रेस कर देते हैं, इतना किसी पर टाइम नहीं है। वी वांट टू नो एवरीथिंग इन अ फ्लैश। तो मतलब पेड रिव्यूज़ और आजकल जो चल रहा है इसकी वजह से क्या फूड ब्लॉगिंग मुश्किल हो गई है? सच्चाई बाहर नहीं आती? सच्चाई बाहर नहीं आती। हर आदमी हर चीज़ के बारे, एक तो उनकी नॉलेज कम है, लोग पढ़ते नहीं हैं उसके बारे में, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते। सिर्फ चीज़ डालने से और एक्स्ट्रा बटर डालने से क्या खाना अच्छा हो जाता है? अब मैं जब अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो बहुत सारी रील्स और इन्फ्लुएंसिंग रील्स होती हैं। आपको लगता है कहीं इसका भी एंड होगा, कहीं फटीग आएगा? क्या लोग रिव्यू अब रेगुलर देखेंगे जो ये शॉर्ट फॉर्मेट के हैं? इसका भी एक एरा एंड होगा? क्योंकि एंडलेस हो गया। जब भी मैं अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ, आप भी खोलते होगे तो आपको दिखता होगा, क्या ये फटीग का टाइम आ गया? क्या लोग अब इतना सीरियसली जो छोटे फॉर्मेट के रिव्यू को देख रहे हैं? लोग अभी तो देख रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं। देखिए, ब्लॉगिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। एक टाइम पे होता था जब हम ब्लॉग्स लिखते थे, फिर आया फेसबुक का टाइम जहाँ पे हम लिखते थे, जहाँ पे पिक्टोरियल था, फिर टाइम आया आपका इंस्टाग्राम का, फिर रील्स का, अब यूट्यूब शॉर्ट्स ने स्टार्ट हो गया है, स्नैपचैट आ गया है। इंडस्ट्री विल कीप ऑन चेंजिंग। जो पुरानी जनरेशन है वो अपना एक प्लेटफॉर्म पर रहती है, नई जनरेशन उस पुरानी जनरेशन के साथ रिलेट नहीं करना चाहती है, तो एक नई जगह आती है। आपने कभी ट्विटर पे फूड रिव्यूज डालने का सोचा? ट्विटर, यू बीइंग अ सीनियर फूड ब्लॉगर, आपकी नॉलेज इतनी बड़ी है। ट्विटर मेरे को लगता है ट्विटर ना थोड़ा सा बैशिंग प्लेटफॉर्म मेरे को ज़्यादा लगता है बजाय फीडबैक प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप हर चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ओके। तो इसलिए मैंने कभी वहाँ पे नहीं किया, बिकॉज वहाँ पे मेरे को डालते ऐसा लगता है जैसे मैं कोई नेगेटिव चीज़ डाल रहा हूँ। डाल के देखो, पॉजिटिव, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। मे बी ट्विटर इज द न्यू थिंग फॉर इंटेलिजेंट पीपल लाइक अ न्यूज़पेपर। मे बी I'll surely give it a try. बिग एफ अवार्ड्स में सबसे अनफेयर बैकलैश या ऑकवर्ड मोमेंट कौन सी थी आपके लिए? आपको 13 साल हो गए बिग एफ अवार्ड्स करते हुए, साथ चल रहे हैं हम। हाँ। तो कोई बहुत ये दिस 12th ईयर। हाँ, कोई ऐसा बैकलैश आया हो या ऐसी ऑकवर्ड मोमेंट आई हो? फर्स्ट ईयर जब हमने अवार्ड किया था, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि हम होम शेफ्स या होम बेकर्स को प्रमोट करेंगे। अच्छा, क्या होता है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने देखा है अवार्ड्स, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को पता है कि अवार्ड्स कैसे होते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर अवार्ड्स के लिए आप पहले नॉमिनेशन फीस देते हो, आप अटेंड करने के पैसे देते हो, आप अवार्ड्स परचेज करते हो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। एब्सोल्युटली। तो जब हमने होम शेफ होम बेकर्स को करना शुरू किया तो फर्स्ट ईयर मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत था, क्योंकि एक होम बेकर जो नहीं जीती उसको लगा शायद हमने किसी और से पैसा लिया है। बाद में नाउ तो शी इज़ अ फ्रेंड,
तो अब तो वो समझती है कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसको वो शुरू में शायद फर्स्ट ईयर वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो बहुत सारे चीज़ें हमारे बारे में स्प्रेड करने की कोशिश की गई, बट फाइनली ऐसा हो। शुरू में थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगा अगर लोगों ने ऐसा सोचा? हाँ लगा, मतलब जब आप खुद ऑनेस्ट थे तो आपको तो अच्छा नहीं लगा? एक बार तो लगा कि हम ये कर रहे हैं इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए अपनी तरफ से, आई एम पुटिंग इन माय पर्सनल लॉट ऑफ एफर्ट। एब्सोल्युटली। और बहुत कम लोग हैं जो खड़े होके स्टेज पे ये बोल सकते हैं कि हमारे उसमें अवार्ड जेन्युइन है, कोई पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने ऑडियंस में एक भी आदमी ने पैसा दिया होगा ना, वो खड़े होकर बोलते हैं साहब झूठ बोल रहे हो। एब्सोल्युटली। तो जब हम उतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं तो लगता है कि यार ये कुछ लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बट देन आई नाउ रियलाइज, ऐसे मैच्योरिटी आ जाती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सक्सेस के साथ कुछ तो आएगा। अपन अवार्ड और रिवॉर्ड तो हर बंदे को चाहिए, एनकरेजमेंट के लिए हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। ये अवार्ड का आइडिया ब्लॉगिंग के बाद कैसे आया आपके दिमाग में? आई यूज्ड टू वर्क विद जी कैपिटल, और जी कैपिटल इफ़ यू नो बड़ी ऑनेस्ट कंपनी है, बड़ी कंप्लायंट कंपनी है, और हमको हमेशा ये सिखाया गया था जो भी करो आप इंटीग्रिटी के साथ करो। व्हेन आई स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द फूड इंडस्ट्री, मैंने लिखना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द फूड अवार्ड्स, मैं सारे फूड अवार्ड्स को बोल नहीं सकता, आई कांट टेक गारंटी, बट मोस्ट ऑफ द फूड अवार्ड्स वर पेड इन वन फॉर्म और द अदर, जहाँ पे या तो आपको बोला जा रहा है कि आप हमें एडवर्टाइजमेंट दीजिए, या सीधे वो परचेज कर रहे हैं, या आपको बोल देते हैं कि आपको क्या अवार्ड लेना है आप बताओ, कैटेगरी भी आप खुद बना लो। तो मैंने कहा कि क्या हम एक छोटा सा इनिशिएटिव ले सकते हैं जहाँ पे हम अपना अवार्ड देंगे। वी हैड दिस फूड कम्युनिटी कॉल्ड गुड़गांव फूड फ्रीक, जहाँ पे हम कहते थे कि वी हैव स्टिल 45,000 प्लस फैमिलीज एसोसिएटेड विद इट, कि हम जहाँ पे हम अपना अवार्ड देंगे और ऑनेस्टी के साथ अवार्ड देंगे। मैंने सोचा था एक छोटा सा इनिशिएटिव होगा, बट वो फर्स्ट ईयर ही हमको एक 5 स्टार होटल से बात हुई, उन्होंने हमको वेन्यू दे दिया, थोड़े बहुत पैसे हमारी जेब से लगे, थोड़े स्पॉन्सर्स आ गए और अवार्ड हो गया। और वो पहले साल से ही, क्योंकि व्हेन शेफ संजीव कपूर केम एंड अदर शेफ्स केम एंड शेफ कुणाल कपूर वाज पार्ट ऑफ द जूरी, वो फर्स्ट ईयर उसको ऐसा स्टेचर मिल गया कि वो बहुत बड़ा था। मैं हर साल आया हूँ, हर साल जीते हैं। इस अवार्ड की ये भी एक बहुत बड़ी खास बात है विक्रांत, कि जब लोग आते हैं तो जो सीनियर लोग हैं, रेस्टोरेंटियर्स हैं, वो खुद आ रहे हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स आप भी देखा होगा आपने, वो अपने मैनेजर्स को भेज देते हैं या किसी और को भेज देते हैं। यहाँ पे वो खुद आते हैं, बिकॉज यहाँ पे कैमरेडरी है जहाँ पे लोग आपस में मिल रहे हैं। एब्सोल्युटली, वी वेट फॉर इट ऑलवेज। और एक सरप्राइज एलिमेंट भी है कि अभी तक 11 साल हो गए हैं, हमने कभी किसी को नहीं बताया कि कौन अवार्ड जीत रहा है। एब्सोल्युटली, तो वो वहीं आके बिल्कुल आपका ऑस्कर की तरह वहीं अनाउंस होता है, और वो मोमेंट होता है कि हम जीत गए, या डिसअपॉइंटमेंट मोमेंट होता है जहाँ पे लोग हार गए। तो मतलब आई हैव लॉस्ट कपल ऑफ फ्रेंड्स जब उनको अवार्ड नहीं मिला। एब्सोल्युटली। तो लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। आप ये बताओ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ आपका भी पैशन है, मैंने भी कैफे डेली एड्स बनाया तो पैशन बनाया, बट सिर्फ पैशन से तो काम नहीं चलता। आप अपने इस नॉलेज को, स्पेशल गिफ्ट यू हैव, स्पेशल नॉलेज यू हैव व्हिच यू हैव वर्कड ऑन आल्सो, इसको आप मोनेटाइज कैसे करते हो? आगे आने वाले लोग जो आपके जैसे बनना चाहते हैं, आप उनको कैसे इंस्पायर करो? कुछ मोनेटाइजेशन तो चाहिए, आप भी कुछ पैसे तो आप भी बनाते होगे, बनाने भी चाहिए। आप मेहनत कर रहे हो, इतना टाइम स्पेंड करते हो, इतनी मेहनत करते हो, अपनी डाइट का ध्यान रखते हो, आके टेस्टिंग करते हो, हम आपको तंग करते हैं, तो कुछ मोनेटाइजेशन कैसे करते हो आप? मोनेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में रहना है तो आप सिर्फ पैशन के ऊपर तो नहीं कर सकते। मेरा पेट तो चलो बाहर टेस्टिंग में भर जाता है, फैमिली का भी पेट पालना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मेरे लिए अर्निंग सोर्स हैं, जहाँ पे आप जाके वो काम करके आप पैसा कमा सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रिक्ट नो है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ब्लॉगिंग का नहीं चार्ज करूंगा, मैं अवार्ड्स नहीं बेचूंगा, मैं नॉमिनेशन का नहीं चार्ज करूंगा, एंड पीपल टेल मी यू आर अ फूल, सामने पैसा पड़ा हुआ है ऑन द टेबल, यू आर नॉट अर्निंग इट, बट ये मेरा एथिक्स है कि मैं वहाँ से पैसा नहीं कमाऊंगा। बट क्या मैं रेस्टोरेंट को कंसल्ट नहीं करता हूँ? मैं करता हूँ, बट कंसल्ट करने का मतलब क्या ये है कि वो जीत जाएंगे अवार्ड? नॉट नेसेसरीली। अब आज की डेट में कंसल्टिंग लोगों को बहुत तरीके से चाहिए। एक है उनको पूरा कंप्लीट पैकेज चाहिए, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी चाहिए, फ्रॉम ब्रांड नेम टू प्रोडक्ट टू लोकेशन, एवरीथिंग। कुछ होते हैं जो कहते हैं कि मार्केटिंग हमको कैसे करनी चाहिए। अब आज की डेट में रेस्टोरेंटियर्स आ रहे हैं, वो दारू की पार्टी थ्रो कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्चा हो जाता है और उसका इम्पैक्ट जीरो है, बिकॉज खाने का एक्सपीरियंस खाने के साथ ही होता है। आप ये नहीं कह सकते कि
आज मैंने पार्टी कर दी जहाँ पे लोग 2 स्नैक्स खा के 4 दारू पी के दोबारा दिल कम बैक, दिल नेवर कम बैक, बिकॉज ये एक रेस्टोरेंट का नहीं, हाँ ये एक नाइट लाइफ का एक्सपीरियंस होता, मे बी इट विल वर्क, बट फॉर अ रेस्टोरेंट इट वोंट। आप एक रेस्टोरेंट जो लोग बहुत हाइप करते हैं बट तुम बस पोलाइटली मुस्कुरा के निकल जाते हो, ऐसा कोई रेस्टोरेंट बताइए। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। अच्छा। बट देन वही है कि हम लोगों को कुछ तो चीज़ ऐसी होती हैं जो पर्सनल होती हैं, कि मेरे को पसंद है, दूसरे को पसंद नहीं है, दूसरे को पसंद है, मेरे को पसंद नहीं है। अगर एज लॉन्ग एज द रेस्टोरेंट इज सर्वाइविंग एंड इट्स डूइंग वेल, बढ़िया है, उसको करने दीजिए। मेरे एक इन्फ्लुएंस से फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक यू नो, अभी मैंने एक लाजपत नगर में एक मोमोज बेचते हैं, लाइन लगी हुई है। अब मैंने उसके बारे में लिखा, लेकिन क्या उसकी सेल पे कोई फ़र्क पड़ गया? नहीं। इसी तरीके से एक सज्जी चिकन है जयपुर में, मैंने बताया कि क्या बकवास चिकन है वो, और क्या भीड़ लगी हुई है, और वो जिस तरह से बेच रहा है इतने अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में, रादर ही कॉल्ड मी टू थ्रेटन मी कि ये आप हटाइए, और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हटाऊंगा। लेकिन इस टाइप के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और मज़े की बात है वो उसको कई मिलियंस व्यूज़ हो चुके हैं, और हर आदमी जो उस पर आया है उसने मेरे व्यूज़ से एग्री किया है, लेकिन फिर भी वो रेस्टोरेंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को उसने पे किया और उन्होंने आके उसके बारे में अच्छा बोला या लिखा, दिखाया, तो लोग जा रहे हैं। मैं भी वही जयपुर जाके मेरे को उस जगह जाने का क्यों मन हुआ? क्योंकि मैंने 2-4 रील देख ली, जब बहुत लोग तारीफ कर रहे थे तो मैं चला गया। अच्छा, एक बात सच सच बताना, आप तो इतने टाइम से मेरे को जानते हो और दोस्त भी हो, जब अवार्ड में वोटिंग होती है तो सीडीएच को वोट करते कभी डिलेमा तो नहीं होता? मैं तो वोट नहीं करता ना। अच्छा। मैं तो जूरी के लिए वोट देता हूँ। अच्छा, तो जूरी के लिए जब वोट करते हो तो कोई डिलेमा तो नहीं होता, करूँ ना करूँ सीडीएच के लिए? ये तो मेरे को, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं देता भी या नहीं देता। अच्छा, ये बताओ, स्ट्रीट फूड या 5 स्टार प्लेटिंग, 5 स्टार फूड प्लेटिंग क्या ओवररेटेड है? कुछ भी ओवररेटेड नहीं है। आपका जो टाइम है, जिस तरह से आप खाना चाहते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आई गो एंड एंजॉय स्ट्रीट फूड सो मच, और कभी आपका मूड होता है एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में भी जाके खाने का, तो कोई चीज़ ओवररेटेड नहीं है। अगर खाना आपका, एंड ऑफ द डे आप कैसी भी प्लेटिंग कर लीजिए, खाना अच्छा होना चाहिए, खाना आपको ना मज़ा आना चाहिए। सिर्फ प्लेटिंग देख के आप मतलब उसको एक बार देख लोगे, लेकिन क्या आप सेकंड टाइम उसको खाना खाने के लिए जाओगे? नहीं जाओगे। तो लोग आपको मक्खन भी लगाते हैं अच्छा लिखने के लिए? मतलब कोशिश तो करते ही होंगे। सी, हर आदमी अपनी तारीफ सुनना चाहता है, और उसके लिए वो जो भी एफर्ट्स करना चाहते हैं वो करते हैं। बट देन एज आई सेड कि वी हैव टू रिमेन ऑनेस्ट टू आवर व्यूअर्स एंड रीडर्स। वो दैट इज द रीजन यू आर वेयर यू आर। पवन, कभी मार्केटिंग के लिए आपको किसी रेस्टोरेंट ने बोला मेरे पार्टनर बन जाओ, मेरे से स्टेक ले लो, या मेरे पार्टनर बन के प्रमोट करो, अपना फेस आगे रखो, या फ्यूचर में आप सोचते हो ऐसा करना चाहते हो, या ऐसा एक्सपीरियंस रहा है आपकी लाइफ में, कुछ बताना चाहोगे आप? ऐसे बहुत सारे ऑफ़र आते हैं। एक ऑफ़र जो मतलब मैं जहाँ पे मैं आई हैव वर्कड एज ए एक्टिव पार्टनर वाज प्रैंकस्टर। बहुत ही सक्सेसफुल रेस्टोरेंट था। Absolutely. बहुत अच्छा पैसा बनाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे अवार्ड के साथ ना कन्फ्लिक्ट कर रहा था, बिकॉज इट वाज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि हमने उसको जूरी अवार्ड से बाहर कर दिया था, लेकिन इट वाज सच अ पॉपुलर रेस्टोरेंट कि लोग कहते थे कि यार आप पॉपुलर में आप अपने आप को अवार्ड दे रहे हो। तो फिर फाइनली 2017 एंड में आई सोल्ड माई स्टेक। उसके बाद से आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ एनी रेस्टोरेंट, और ना मैं होना चाहता हूँ। तो आपने इतना क्लोजली हम रेस्टोरेंटियर को देख लिया है कि आप समझ गए भाई रेस्टोरेंट तो नहीं खोलना, मैं अवार्ड ही करता रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। बड़ा मुश्किल काम है, रात रात भर जागना और लोगों को एंटरटेन करना और उनकी कंप्लेंट सुनना। फिर वो बात है, हर आदमी का अपना टेस्ट बर्ड है। पीपल डोंट वांट टू इवन गेट इनटू डिटेल। एक बड़ा अच्छा आपको एपिसोड बताता हूँ। हमारे जो शेफ थे, वो उनसे किसी ने बोला कि पालक पनीर टाइप कोई डिश चाहिए, तो उसने पालक पनीर दे दिया। एंड दिस गाय टेल्स हिम कि यार ये डिश बेकार है। उसने कहा क्या खराब है? कहता मेरे को पालक नहीं पसंद। तो वो कह रहे पालक पनीर में पालक नहीं होगा। एंड देन दिस गाय ओपनड हिज लैपटॉप, वहीं पे सामने उसने लैपटॉप रखा हुआ था, पुरानी बात है, और जोमेटो खोल के उसको एक तरह से धमका रहा है, जैसे ये मेरा ये रिवॉल्वर रखा हुआ है, यू रिमूव इट। एंड शेफ सेड कि अच्छा ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड है जहाँ पे वो करते हैं। आई थिंक अवार्ड ही ठीक। आप दूसरे एंड पे बैठ कर कंफर्टेबल पोजीशन पे हो। वहाँ पे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत मुश्किल काम है, एंड सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू जो कि आप दिन रात मेहनत करते हो, काम करते हो, लोगों की कंप्लेंट सुनते हो, और फिर भी यू गेट अप द नेक्स्ट डे टू सर्व देम अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पवन, मेरा फेवरेट सेगमेंट रैपिड फायर,
और अगर आप जीतोगे तो ये हैम्पर आपका है, आपके लिए लाया हूँ। अगर बना दिए तो दे तो देंगे ही। ओके, रेडी? राजमा चावल और सुशी, राजमा चावल फॉर श्योर। जोमेटो रेटिंग और गट फीलिंग, आई थिंक गट फीलिंग। वन फूड यू सीक्रेटली हेट बट प्रिटेंड टू एंजॉय, नन। हु इज मोर ब्रूटल, रियल कस्टमर और फूड ब्लॉगर्स? रियल कस्टमर। A dish from CDH you can eat every week. ISBT मखनी मैगी। Most underrated food place in Delhi. अंडररेटेड कुछ नहीं है, मतलब पीपल जस्ट गो देयर एंजॉय, वो ऐसा कोई एक जगह नहीं है। जिस जगह को उसका अपना ड्यू चाहिए वो सारे इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर ने उसको वहाँ पे उसको दिला दिया है। Blogging और judging food award, ज़्यादा स्ट्रेस किस में होता है? जजिंग फूड अवार्ड। Judging food award. छोले भटूरे at 9 AM, yes or no? यस। One person whose food opinion you never agree with. देयर आर कपल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। One person, one. देयर, मैं नाम नहीं लूंगा। आई नो यू वांट टू गो मेक दिस वीडियो गो वायरल एंड कंट्रोवर्शियल, वो नहीं होने वाला। Pawan, I would request you to sign this memento as a memory. विद प्लेजर। दो आपने कुछ नाम नहीं लिए, लेकिन अब ये हैम्पर तो आपको देना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू। I've asked you a lot of questions, but I can't take that opportunity from you that you don't ask me one. और You can ask me one question. You've never asked me, but you always wanted to. मेरे दिमाग में ना हमेशा एक चीज़ चलती रही है कि वर यू अवेयर कि ये कैफे डेली हाइट्स जो ब्रांड आप बना रहे हो वो कभी इतना बड़ा हो जाएगा? मैं बैंकुटिंग बिजनेस से आया, ऑर्गेनाइज ट्रेड में आना चाहता था, पहला क्रॉस पॉइंट पे खोला, बहुत तकलीफ हुई। 8-9 महीने आपने जर्नी देखी, शुरू में बहुत कम कस्टमर आते थे, फिर दूसरा एम्बियंस मॉल में खोला, फिर मैजिक हो गया और बढ़िया चलने लगे। मेरे को लगा मेरी जर्नी हो गई है, 2 रेस्टोरेंट बहुत है। बट गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड, वेल विशर्स लाइक यू। स्केल बिजनेस में इसलिए आया क्योंकि कस्टमर्स ने इतना डिमांड किया मेरा फूड कि वो मेरे को 15 सिटीज़ में ले गए, एयरपोर्ट तक ले गए, रेड फोर्ट तक ले गए। एंड ऑनेस्टली इतना बड़ा मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं 45 आउटलेट्स 14 साल में 15 सिटीज़ में खोलूँगा। आई बी वेरी ऑनेस्ट। अब आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो दूसरा कैफे डेली हाइट्स जैसा ब्रांड कब आएगा? मेरी ताकत खत्म हो गई है जी। मैं अपने इस बेबी को अच्छी तरह संभालूंगा और मेरे को बहुत प्यार है कैफे डेली हाइट्स और इसको मैं बड़ा करता जाऊंगा। अब नेक्स्ट जनरेशन इज रेडी टू ज्वाइन। माय ब्रदर्स किड्स एंड माय किड्स, दे बोथ हैव डिसाइडेड दे आर ओपनिंग न्यू प्रोजेक्ट्स। They've opened Ikigai, they've opened Sarava, they've opened Neighborly, they're opening more new concepts. Now it is to them. I will sit back, run my Cafe Delhi Heights and support them in future. आप बहुत अभी यंग हो, इतनी जल्दी हिम्मत हार नहीं सकते। नहीं, हिम्मत नहीं आ रहा हूँ मैं। कैफे डेली हाइट्स करूंगा, नया कॉन्सेप्ट नहीं करूंगा, वो बच्चे करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो कीजिए। अब आप अभी टाइम है आपके पास। और लास्ट क्वेश्चन जो कि मेरे ख्याल से सारी इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जानना चाह रही है कि जब इतने 45 आउटलेट्स एक ब्रांड के हो जाते हैं, वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है और मैं कहूँगा द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 35 years in F&B industry really helped me. I would rather suggest this to people and newcomers in the industry. Please put your hand on banqueting and catering once in your life. चाहे अपना करो चाहे जॉब करो, आपको जो एक्सपोजर उससे मिलता है ना, सारा नो हाउ इस इंडस्ट्री का, जब आप बल्क काम करते हो तो रेस्टोरेंटिंग ईजी हो जाती है। और उसी स्ट्रेंथ की वजह से कंटिन्यूस ट्रेनिंग्स, कंटिन्यूस ऑडिट्स, पर्सनल टच, टीम मैनेजमेंट इतनी सीख लेते हो कि विद 300 डिशेज इन द मेन्यू वी आर एबल टू बी वेरी 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 कंसिस्टेंट ऑल ओवर इंडिया। चलो फिर अब आप एक चीज़ ये बताओ कि अगर आप एक चीज़ को अपने पूरे रेस्टोरेंट ऑपरेशंस में बेटर कर सकते हैं तो वो क्या चीज़ है? मैं शायद डेलीगेशन को और बेटर करना चाहूँगा। एंड आई थिंक विद द न्यू जनरेशन कमिंग इन, बिकॉज आई चेंज द method of delegation from my parents and made it largely delegated business. I feel there is more 20% scope left of more delegation because the babies you create by yourself, it's very difficult to
डेलीगेट एवरीथिंग नेचुरली. सो वो थोड़ी सी स्ट्रगल मेरे को रहती है कि क्या हाथ से छोड़ूं, क्या हाथ में रखूं. वो टीम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब उनको डेलीगेशन मिलता है, उनको पावर्स मिलती हैं, तो वो आपके साथ ना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं. Absolutely, और absolutely. आने वाला टाइम वो है जहाँ पे पैसा और वो उतना इंस्पायर नहीं करेगा जितना उनको अथॉरिटी इंस्पायर करेगी. आई एग्री. तो वो एक 20% का काम रह गया है, वो नेक्स्ट जनरेशन को कहूँगा वो करेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you so much, and thank you so much for being a part of my journey. I can't thank you enough to what you've done to Cafe Delhi Heights. You made it a community for people. Your words mattered to people. You've seen my tough times. It is you who came there, had a vision, thought about it that I will do good, and it was such encouraging words, Pawan. Thank you so much and all the best. I'm so happy. grateful. Thank you. All the best. Bye.